प्रोग्राम हमारी दुनिया में खुशामदीद, स्वागत। आज का हमारा ये प्रोग्राम बलूचिस्तान के मसले को मुकम्मल और बैलेंस नज़रिए से समझने की एक कोशिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया वक़्त में बलूचिस्तान में बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ सियासी महरूमी, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजनल जियोपॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम सिर्फ स्टेट नैरेटिव्स और इल्ज़ाम तराशी पर बात करने के बजाय ये देखना चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तानी रियासत ने जिस तरह से बलूचिस्तान को हैंडल किया है, उसमें क्या काम हुआ और क्या नहीं। इसके अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बदलते हुए ताल्लुकात इस सूरत-ए-हाल को कैसे मुतासिर करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद शोर से आगे जाकर अगले कुछ सालों के लिए कोई रियलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव रास्ता देखने की एक कोशिश है। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, उनका तारुफ़ कराते हैं। हमें जॉइन किया है पाकिस्तान से एम्बेसडर इमरान अली साहब ने और वसीम अल्ताफ़ साहब ने। हिंदुस्तान से हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल बीके शर्मा, आप डायरेक्टर जनरल थे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। हाल ही में इस ओहदे से रिटायर हुए हैं। आप तीनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आप और हम ये देख रहे हैं कि दहाइयों से स्टेट बिल्डिंग की जो कोशिशें हैं, उनके बावजूद बलूचिस्तान के अंदर बगावत जारी है। आपके नज़दीक इस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी असबाब क्या हैं? सियासी महरूमी, वसाइल पर इख्तियार, पहचान का मसला या सख्त सिक्योरिटी पॉलिसीज़? और ये मसला अब तक क्यों नहीं हल हो सका? जी, थैंक यू। असल में तारीखी तौर पे पाकिस्तानी स्टेट की नेग्लिजेंस रही है बलूचिस्तान को सही तरह हैंडल करने के लिए। ये जो आपने रीजंस बताए हैं, ये चारों इस वक्त एट प्ले हैं बलूचिस्तान में। जो जिसका लेटेस्ट शाखसाना वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे जो 12 हुए थे। तो इस तरह है कि शुरू में जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसके बाद से इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख के और उसके जो एंटिकेटेड स्ट्रक्चर्स थे, उनको ख़त्म करके वहाँ रिफॉर्म्स, एक्चुअल रिफॉर्म्स, बड़ी अजीब सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स ऑनवर्ड्स या उससे भी पहले एक क्लॉज होता था, हमेशा रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग एज इन अदर प्रोविंसेस। यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमने भी यही गलती की। एक सेटल्ड एरिया है, एक अनसेटल्ड एरिया है। तो स्टेट इसमें कॉट थी इसमें कि क्या बलूचिस्तान में फुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए फाटा की, जिस तरह फाटा में भी डिले की, या जो जिन्ना साहब का एक फॉर्मूला था कि इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस हिस्टोरिकली नहीं करनी चाहिए। तो उसके नतीजा ये निकला कि छोटी मोटी और कई दफ़ा मेजर इंसर्जेंसीज थी, सवाए एक प्रोलॉन्ग पीरियड के 1977 से लेके 2004 तक। ये तकरीबन 23 और 4 27 के करीब साल हैं जिसमें बलूचिस्तान में कंसिडरेबल पीस था और बेहतर था। बलूचिस्तान के बच्चे बच्चियां पाकिस्तान के बाकी इलाकों में पढ़ते हैं। मेरे साथ कोलीग्स हैं बलूचिस्तान के। तो बलूचिस्तान में कोई ऐसी प्रोविंस वाइड इंसर्जेंसी नहीं है, बट देयर इज़ अ सीरियस डिस्क्वाइट। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और बाकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर प्रिटी वेल इक्विप्ड और दे आर what we call as terrorist organizations and which the world might call as insurgent. There is some insurgents, sorry, there's something, कोई वॉइस आई थी बीच में। अच्छा जी,
तो देयरफॉर अब जो करंट फेज है, इसमें फीमेल्स आर इन्वॉल्व, इसमें देयर इज अ यूथ, a portion of the youth in Balochistan that is involved, but at the same time यहाँ एक प्रोविंशियल असेंबली भी है, प्रोविंशियल कैबिनेट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और जुडिशरी भी है। तो ये फिर पाकिस्तान की स्टेट का ये मौक़िफ़ है और ये कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। जब आपकी कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप हो इंडिया के साथ, तो उसमें फिर बात ये है कि क्रिकेट हो गई, बलूचिस्तान हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। These are all symptoms of the central problem, which is that Pakistan and India currently do not enjoy. They are at actually a bottom of जो इनकी हिस्ट्री रही है दोनों ममालिक की। तो ये मल्टी फेसेटेड है जी यहाँ की प्रॉब्लम। और एक्चुअली इसको जब आपने इसको हल करने की कोशिश भी करनी है, तो आपने यू हैव टू, जो चीज़ मिसिंग है पाकिस्तानी स्टेट की, एक चीज़ मेरा ख्याल आता है कि पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव है, वेदर इट्स द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर और अदर्स, दे डोंट टॉक डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। एक कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आपको जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, बलोच स्पीकिंग, पश्तून स्पीकिंग, आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। अगर आपने स्टेट बिल्डिंग की चीज़ें की हैं, अगर आपने ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें की हैं, तो वो उनसे, रूज़वेल्ट की मेरा ख्याल होती थी फायरसाइड चैट्स होती थी, वो पूरी अमेरिकन नेशन से बात करता था। तो ये मिसिंग है जिसकी वजह से अगर सही नहीं भी होते, तो इस किस्म के मिथ्स के सीपैक जो है वो एक्चुअली बलूचिस्तान को गुलाम बनाने के लिए है। जो डेवलपमेंट होती है वो एक्चुअली नए अमीरों को लाने के लिए है। तो इससे दोनों साइड्स के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो कंपाउंड होती जाती है। इसके बाद जब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ पे आएँगे तो आई विल एड्रेस दैट फिर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। यही सवाल वसीम अल्ताफ़ साहब मैं आपकी तरफ लेकर चलता हूँ और उसके साथ-साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी रियासत तो डेवलपमेंट पैकेजेज़ और डायलॉग इनिशिएटिव्स का हवाला देती है, लेकिन बेएतमादी और जो दूरी है बलोच अवाम के साथ, वो बरकरार है। तो आपके ख़्याल में जो मौजूदा अप्रोच है, उसमें क्या कमी है? देखिए, एक तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है। जो जेन्युइन लीडरशिप है बलूचिस्तान की, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को महसूस हो कि वो उनके डायरेक्टिव्स के मुताबिक नहीं चल रही, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और इसके हिस्टोरिकल रूट्स आप देखें कि शुरू से बलूचिस्तान का जो नॉर्थ का हिस्सा है वो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, और जो साउथ का हिस्सा है जिसमें कल्लात है और कुछ और स्टेट्स भी हैं, कारान मकरान वगैरह, ये जो थी ये इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान था। और खान ऑफ कल्लात जो था वो लीड कर रहा था, और उसने पहले इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था। बाद में जो बलोच नैरेटिव है वो ये है कि ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उससे एक्सेशन करवाई गई, और यही एक नैरेटिव है जिसको अभी बलोच नेशनलिस्ट लेके चल रहे हैं। तो एक तो वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती एक्सेशन करवाई गई। अच्छा, अब एक तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के बलूचिस्तान की जेन्युइन लीडरशिप को ऊपर नहीं आने दिया गया, और जो हमारे यहाँ पे ख़ास लोग थे फेडरल गवर्नमेंट के या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के, उन्हीं को ऊपर लाया गया, और वो जेन्युइन बलोच जो अवाम, जो लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो इंटेग्रेशन है वो बहुत वीक है। इसी वजह से बुनियादी वजह ये है कि जेन्युइन लीडरशिप नहीं है, तो वो फिर उस तरीके से इंटेग्रेट नहीं हुई, और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना कंट्रोल रखा हुआ है थ्रू सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। दूसरी चीज़ जो है वो ग्रीवेंसेस है रिसोर्सेज के हवाले से। बलोच कहते हैं जी कि गैस हमारी है, फिर कॉपर है, और उसके अलावा ये और मिनरल्स हैं। रिकोदिक का पूरा एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे खजाना है मिनरल्स का, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के ही दस्तरस में है। और दूसरे प्रोविंसेस तो
हमारी गैस से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की अपनी बहुत सी जगहों पे मसलन गैस नहीं है। वहाँ पे जो पोर्ट है वो भी डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जो रिकोदिक प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये दूसरा उनका ग्रीवेंस है। फिर हिस्टोरिकल और आइडेंटिटी क्राइसिस का वो शिकार हैं। उनको वो मकाम उनके ख्याल में नहीं मिला एक फेडरेशन में जो उन्हें मिलना चाहिए था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खास तौर पे जो है वो वहाँ पे उस तरह से नहीं दी गई। लोकल लीडरशिप नहीं है। उसके बाद फिर इस सब से बढ़कर जो हाई हैंडेडनेस है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की, वो बहुत वाज़ेह है कि वहाँ पे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है। इवन जो जेन्युइन लीडरशिप आपको महारंग बलोच की सूरत में मिलती है, उसको भी अंदर किया हुआ है, हालांकि वो आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद स्टेट को वो भी मंजूर नहीं और उसको अंदर किया हुआ है। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। अच्छा, अब ये इश्यूज रिजॉल्व क्यों नहीं हुए? एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है। बलोच जो लीडरशिप है या जेन्युइन जो बलोच वहाँ पे जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो समझते हैं कि वो जेन्युइन नुमाइंदे हैं, उनमें और फेडरल गवर्नमेंट में बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेड लीडरशिप है, यानी BLA है, BLF है, BRA है, उसके अलावा भी बहुत सी वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं और उनमें आपस में भी इत्तेफाक नहीं है। लेकिन आर्म्ड रेजिस्टेंस पे सभी का इत्तेफाक है और सारे इंडिपेंडेंस चाहते हैं पाकिस्तान से। तो वो जो फ्रेगमेंटेड लीडरशिप है वहाँ बलूचिस्तान में, एक ये बड़ा फैक्टर है। फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है बलूचिस्तान की, ये यानी सीपैक की वजह से, गवादर की वजह से, और उसके बाद फिर ईरान का भी इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान का भी है, और उनके साथ हमारी जी, गवर्नमेंट उसके ऊपर ताल्लुकात आएँगे है। अभी। जी। ठीक है जी। तो ये वसीम सारे साहब आपने जी, वसीम साहब आपने लापता अफ़राद और इंसानी हुकूक की बात की, तो ऐसे मसलों को पाकिस्तान की रियासत बाहर का प्रोपेगेंडा करार देती है और वो रद्द कर देती है इसे सिरे से ही, तो आपके नज़दीक इन मामलात को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इन्हें ये करना चाहिए कि जितने लोग भी गायब हैं इस वक्त, उन सब को बाकायदा तौर पे एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाए। अगर उन्होंने कुछ जराइम किए हैं तो उनका जो भी है, बजाय इसके कि उनको गायब किया जाए, उनको प्रॉपर एक लीगल तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि आप उनको एक रूल ऑफ लॉ के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको प्रोसिक्यूट करें आप। लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि आप बंदों को उठा के गायब कर दें और फिर अगर उनके कोई भाई बहन है वो पंजाब में पढ़ रहे हैं उनको भी गायब कर दें, फिर कोई इस्लामाबाद में तो उनको भी उठा लें। तो ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो है, जो भी वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो उनके ऊपर एक ओवरसाइट होनी चाहिए, प्रोविंशियल जो लीडरशिप है उनकी, लोकल लीडरशिप की। रिसोर्स एलोकेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बलोचों को ये एहसास हो कि उनके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च कर रही है और उनकी भी ओनरशिप है। ये चीज बड़ी जरूरी है। उसके बाद फिर हमें ईरान और इंडिया और अफगानिस्तान से भी नेगोशिएट करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। नेशनलिस्ट के साथ भी जी, डायलॉग होना चाहिए और जो रीजनल पावर्स हैं उनके साथ भी डायलॉग होना चाहिए। हमने बिल्कुल इस वक्त एक डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है। ना हमारी अफगानिस्तान से बात हो रही है, ना कोई ईरान के साथ, ना इंडिया के साथ। तो ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं इनके साथ भी आप नेगोशिएट करें, डायलॉग करें। जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनके साथ भी बात करें। आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप तो सिर्फ हाई हेडेडनेस के साथ काम चला रहे हैं, ये इस तरह काम नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है ये तमाम मेजर्स जो है ना, ये बड़े जरूरी हैं इस वक्त जी। अरविंद। जी बहुत सारे आपने अहम पॉइंट्स उठाए हैं। इन्हीं को आगे लेकर चलते हैं। मैं इससे पहले कि जनरल शर्मा की तरफ जाऊँ और हिंदुस्तान के हवाले से इनसे कोई सवालात करें, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और गैदर की जाए।
तो एम्बेसडर इमरान साहब, आप इन तमाम मसाइल को, लापता अफ़राद का, ह्यूमन राइट्स का जो इश्यू है, उसे किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की रियासत को कोई तब्दीली की ज़रूरत है अपनी अप्रोच में? जी हाँ, बिल्कुल। अ, बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स वापस भी आए हैं। जब इफ्तिख़ार चौधरी की कोर्ट थी, उसके दौरान भी बहुत सारे वापस आए थे और मिसिंग पर्सन्स का मसला है, लेकिन शायद इतना एक्यूट नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन है और स्टेट को एड्रेस करना चाहिए और चीज़ें छोड़ दें। लोग कहते हैं मोरालिटी नहीं होती स्टेट में, स्टेट्स को मॉरल होना चाहिए। सब कुछ छोड़ के राइट और रॉन्ग, मुनाफ़ा, नुकसान आपको आपकी मोरालिटी डिमांड करती है कि आप इन बच्चों को इनको इनको जो अगर आपकी कस्टडी में है तो रिलीज़ करें। आप फैमिलीज़ के साथ बात करें, फैमिलीज़ को गले लगाएँ। आपका फेडरेशन एक बड़ा भाई होता है और एक सूबे के लोग स्पेशली जब जिसकी पॉपुलेशन इतनी स्पार्स हो तो आपको खुद आगे होना चाहिए। आपको क्विड प्रो को रियासत को जो रियासत होती है माँ की जैसी होती है, रियासत को क्विड प्रो को नहीं देखना चाहिए हर चीज़ में। रियासत को माफ़ करना चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए अगर गलती हो रियासत को अपने लोगों से हुँ, हुँ। और आगे होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में सर्टेनली सब लोग कोई इंडिपेंडेंस नहीं माँगते। देयर इज़ ओनली अ फ्रिंज दैट वांट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर आपकी स्टेट की पॉलिसीज़ गलत रहीं, तो ये भी हो सकता है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो आपको जी। इसको भी एड्रेस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए यंगस्टर्स क्यों जा रहे हैं? व्हाई हैव दे नॉट बीन प्रोवाइडेड सोलिस बाय द स्टेट? तो ये ट्रू। मेरा ख़्याल है बिल्कुल हमारी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। जी, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, उसका जो चेहरा है, वो बदल रहा है। बहुत ही ज़्यादा गुरिल्ला टैक्टिक्स हम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस भी हैं और ईरान और अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तानी रियासत इस तब्दीली को तस्लीम करती है? और क्या पाकिस्तानी फ़ौज के पास कोई काउंटर इंसर्जेंसी की पॉलिसी है, जो इस नए थ्रेट को मैच करती हो, एम्बेसडर साहब? जी, मेरा ख़्याल है ये बड़ा वाइड स्प्रेड ये नॉलेज में है स्टेट की कि इंसर्जेंसी का फ़ेस चेंज हो रहा है और स्टेट का जो नैरेटिव है वो कि ये एक्सटर्नली इसको किया जा रहा है। आई थिंक ये टोटली ट्रू नहीं है। इसमें हमें भी आगे होना चाहिए। अगर वहाँ के बच्चे ये समझ रहे हैं कि मिनरल्स शायद उनसे ले लिए जाएँगे, भई मिनरल्स की तो अभी एक्सकवेशन ही नहीं हुई। उनको बताना चाहिए जाके एक जॉब्स का कोटा होना चाहिए और जॉब्स का सिर्फ लेबर जॉब्स का कोटा नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टेट कि आपको एग्ज़ीक्यूटिव जॉब्स में भी, बाकी चीज़ों में भी आपको होना चाहिए। ये सही है बात, मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ कि वो लोग समझते हैं कि ज़मीनें भी बाहर के लोग खरीद रहे हैं, नॉन बलोचीज़ खरीद रहे हैं और वो रिच होते जा रहे हैं, स्पेशली गवादर की साइड पे। आपको बताना चाहिए कि हम उसमें देयर शुड बी अ सिस्टम के only the rich should not be able to buy land in Balochistan, but land should be allocated for Baloch domicile people. दूसरा ये है कि ईरान और अफगानिस्तान से आई डोंट थिंक हम लोग ये समझते हैं कि ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नहीं ख्याल। अफगानिस्तान से हेल्प मिलती है। कुलभूषण यादव के बाद अब उनके पास एक लाइव किस्म की एग्जाम्पल है इंडिया की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक्सटर्नल कोई भी स्टेट में उस वक़्त तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, जब तक स्टेट की पॉलिसी में कोई कमज़ोरी ना हो। ये वेल आप सेड। अपनी अपनी चीज़ों को सिर्फ़ बाहर के ममालिक पे थोप कर आप अपनी इंटरनल पॉलिसी रिफॉर्म को डिले करते जाते हैं और आप सब लोग ये यस सर कहना शुरू हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि देयर इज़ एन एक्सटर्नल हैंड बट इट्स नॉट द सोल कॉज़। जी, वसीम अल्ताफ़ साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है। आप इनकी बातों में क्या इज़ाफ़ा करेंगे? उसके बाद जनरल शर्मा की तरफ चलते हैं।
अच्छा, देखिए बात ये है कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोकल पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। आप अगर कहते हैं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन लोकल लेवल पे उसकी ओनरशिप नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है ये अपने कुछ मफादात के लिए, अपने कुछ लोगों को नवाजने के लिए कर रही है, तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। आपको लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्वॉल्व करना है उसमें। दूसरा जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है बलोच के साथ, और उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस ये एक बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। और इसको प्रॉपर लीगल एक तरीके से होना चाहिए। अगर आपने किसी को एक्यूज भी किया है तो उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में उसको आप अ, उस पे मुकदमा चलाएं या जो भी करना है, लेकिन आप उठा लें और जी, पता ही ना जी। हो फैमिली को कई कई सालों से। तीसरी चीज जो है वो यूथ की इंक्लूजन बहुत जरूरी है। जो पहले बलूचिस्तान में तो 47-48 से शुरू हो गया था ना ये काम इंसर्जेंसी का, और 50s में भी रहा, और फिर इवन 60s में, अर्ली 60s में और 70s में रहा। और फिर जो ये एस्केलेशन हुई है ये 2006 के बाद हुई है, जब हमने नवाब अकबर बुगटी को मार दिया वहाँ पे। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त। तो उसके बाद से फिर हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा। और ये जो यूथ है, जो पहले जो इंसर्जेंसी होती थी ना वो ट्राइबल्स उसमें हिस्सा लेते थे, एम्बुश करते थे। वो एक डिफरेंट इंसर्जेंसी थी। अभी जो इस वक्त चल रही है उसका कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया है। अब ट्रू। यूथ है, अर्बन क्लास के लोग और हैं, उसमें खवातीन भी हैं। उसमें खवातीन भी हैं, और वो एम्बुश उस तरह नहीं करते, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं, और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है लोकल पॉपुलेशन में, वो मेल्ट हो जाते हैं। हमारे इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे मिलिट्री कॉन्वॉयज भी नहीं गुजरते, वो एक बाईपास लेके जाते हैं वहां से। यानी इस हद तक वहां पे अब हालात खराब हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब सिविल सर्विस में थे तो हमारी अटैचमेंट कलात में हुई थी। हम 15 दिन वहां पे रहे थे, और रात के 12-1 बजे हम सड़कों पे फिरते थे वहां पे, और कोई खतरा नहीं था। अब दिन के वक्त कोई वहां जाने का सोच भी नहीं सकता, हालात ये हो चुके हैं। तो यूथ जो है, यूथ को इंटीग्रेट किया जाए, और उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाएं, उनको उनका कोटा फिक्स किया जाए, उनकी उनकी एक उनमें एक ओनरशिप डेवलप हो कि यार ये हमारी स्टेट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमारी स्टेट है। यूथ हमारी इस वक्त बलूचिस्तान की बिल्कुल एलियनेट हुई हुई है। आप देखें कि बहुत से जो इंसर्जेंट्स इन्होंने पकड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और वो इंसर्जेंट इंसर्जेंट बन गए वो। तो ये चीज होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जी, बिल्कुल। वायलेशंस हो रही हैं, उनका खात्मा होना चाहिए। और सिक्योरिटी को और ह्यूमन राइट्स को बैलेंस करके स्टेट को चलना चाहिए वहां पे। यानी ये ट्रू। नहीं कि आप ने अगर ऑपरेशंस करने हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए। स्वीप नहीं करना चाहिए आपको कि पूरे एक इलाके को आप जनाब वहां जाके, और वहां पे अगर 4000 बंदा है तो 4000 बंदे के आप घरों में जा रहे हैं। यार इस तरह तो ग्रीवेंसेस बढ़ते हैं। ये एक विशेष साइकिल है कि लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, और लोगों ने प्रोटेस्ट की, आपने हाई हैंडेडनेस दिखाई, उससे मजीद ग्रीवेंस पैदा हुई, और फिर वही साइकिल शुरू हो गया दोबारा से। तो इस साइकिल से बाहर निकलना है हमें, और इस मसले को परमानेंट बेसिस पे हल करना है। जी अरविंद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जनरल शर्मा, आप की तरफ चलता हूँ और सवाल मेरा आपसे ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके बिल्कुल सेंटर में है। ईरान और अफ़गानिस्तान से भी इसकी सरहद लगती है, और ग्रेट पावर्स का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ोकस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया बलूचिस्तान के अंदर इस वक़्त जो इंस्टेबिलिटी है, उसको रीजनल सिक्योरिटी और इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से कैसे रीड करता है? सी मैं यहाँ आई एम नॉट द वॉइस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ना मैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की वॉइस हूँ। मैं एज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट
Putting myself in the Pakistani shoes, this is my perspective. That firstly, I think when Professor Pervez Hoodbhoy said that Pakistan is a confused state, if you go by the empirical evidence, कुछ मुझे सच्चाई उसमें लगती है। और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि एक हर स्टेट, इंडिया की अपनी फॉल्ट लाइंस थी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे अपनी फॉल्ट लाइंस थी। स्टेटमैनशिप ये कहती थी कि उन फॉल्ट लाइंस को आप अमेंड करो, उनको अमेंड करो, दे शुड नॉट गेट एग्रीवेटेड, राइट। लेकिन वो नेशन बिल्डिंग का तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में कि किस तरीके से आप मिलजुल के नेशन बिल्डिंग करें। और उसका एक रीजन मुझे ये लग रहा है कि ये जो ओवरवेलमिंग पंजाबी माइंडसेट और डोमिनेंस है, ये जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, जो नॉन पंजाबीज हैं, उनमें एक स्टेट ऑफ एलिनेशन, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एलिनेशन पैदा करती है। वन सेकेंड थिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ आपका बॉर्डर 905 किलोमीटर ईरान के साथ है, वो भी डिस्टेबलाइज है, दुरान लाइन के ऊपर भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एलओसी के ऊपर भी आपकी प्रॉब्लम्स है। तो तीनों बॉर्डर्स जो आपके हैं, लैंड बॉर्डर्स, उन तीनों में आपकी इंस्टेबिलिटी है। तो अगर ये इंस्टेबिलिटी रहती है तो हाउ आर यू गोइंग टू डू नेशन बिल्डिंग? So that's a major issue of concern if I was sitting at the helm of affairs in Pakistan. Question is about arrogance. Besides all the factors जो इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझाए कि अगर आर्मी जिसका एक पूरा कोर बैठा हुआ है वहां पे, और 2 डिवीजन उन्होंने सी पैक के लिए रेज किए, और उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये सारा मसला जो है हमारे एक एसएचओ का है जो इसको रिजॉल्व करेगा, that itself shows how you are underestimating the whole magnitude of the problem. कितना मतलब रियलिटी से एज मिलिट्री एनालिस्ट दूर हैं कि 14 cities में coordinated attacks at 48 locations and all the roads are, is it the job of an SHO to resolve this issue? सो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, और इसका जो नतीजा है वो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से भुगत रहा है। रीजन इज, इफ यू लुक एट द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ बलोचिस्तान, it is at the epicenter of what you call is the as the corridor of resources. आप इसकी कनेक्टिविटी देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें, ईरान की तरफ देखें, नेचुरल रिसोर्सेज देखें, वेदर यू वांट टू ब्रिंग ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, अगर आपने वहां के एक्सप्लॉइट करने रिसोर्सेज, उनको अगर आपने हार्नेस करना है, या अफगानिस्तान के चामन बॉर्डर के थ्रू आपने कनेक्टिविटी करनी है, तो यू नीड अ स्टेबल बलूचिस्तान। अब हुआ क्या कि वी स्टार्टेड विद अ बैंग की जो पाकिस्तान की पूरी प्रॉब्लम्स की हल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उस कॉरिडोर का क्या हाल है आप देखें, जो एक्सेप्ट सर्टन आर्टरीज विच हैव कम अप, उसको हम मोनेटाइज नहीं कर पाए कॉरिडोर को, राइट। और चाइनीज भी आहिस्ता 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 बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, आई कीप टॉकिंग टू, दे आर ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। ग्वादर पे आज ताला लगा हुआ, मैं प्रोग्राम सुन रहा था कि जबकि वो बोला कि पूरा ऑयल गैस सब कुछ वहां से आएगी और वो जिंजियांग प्रोविंस में चली जाएगी। तो एक तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जो होना चाहिए था, जिस तरीके से बलूचिस्तान को इन्होंने हैंडल करना चाहिए था एज एन एसेट, उसको एक लाइबिलिटी में आपने कन्वर्ट कर दिया अपनी नेशन के लिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, देखें, I am not in favor of any destabilization in any part of our Indian subcontinent or South Asia, because उसका इफेक्ट जो है पूरी कंट्रीज में पड़ेगा। अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म जो पहले से हमारा क्या चल रहा था, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी या कॉरिडोर ऑफ रिफॉर्म की एक कॉन्सेप्ट चल रही थी, जिसमें आईपीआई जो है वो वहां से ईरान से गैस पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आएगी, फिर टैपी ऊपर से वो जो है गैस इंडिया में आएगी, इंडिया इज अ कंज्यूमर। तो जब तक अगर हम इसको, द होल रीजन इज नॉट इन द एरा ऑफ जो एक पीस में है, तो ये प्रोजेक्ट तो आएंगे ही नहीं, पाकिस्तान को भी उससे बेनिफिट नहीं होगा, इंडिया में भी बेनिफिट नहीं होगा। अब तीसरी चीज जो है, हमने एक इक्विवेलेंस ले आया यहाँ पे
कि कश्मीर में जो हो रहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, अब एक उसका हमने इक्विवेलेंस क्रिएट किया बलोचिस्तान में। कुछ स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से भी आए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिए, कुलभूषण यादव का एक आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान देता है, बट दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक बिकॉज टू फ्रॉम माई परस्पेक्टिव नो मैटर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी भी एफिशिएंट हो, the geography doesn't favor India to cross one Muslim country on one side and another Muslim country on another side and whip up insurgency in Balochistan. छोटा मोटा इफेक्ट यही होगा। तो ये एक इंटरनली इंस्पायर्ड और इंटरनली अबैटेड प्रॉब्लम है और उसको पाकिस्तान को उस लिहाज से देखना चाहिए, ना कि इसको एक इजिएस्ट वे है कि उसको एक्सटर्नलाइज करके, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला, हो सकता है, मैं ये इनकार नहीं करता कि छोटा फैक्टर ये हर कंट्री में होता है, हो सकता है अमेरिकन भी वहां पे इन्वॉल्व हो इन अ वेरी बिग वे टू स्कटल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट द फर्स्ट थिंग इज, आप अपना जो अपने आपके लोग हैं, अपनी जमीन है, ये आपके हाथ में है, आपकी फेडरल स्ट्रक्चर में आप किस तरीके से एक सोल्यूशन उसका निकाल के उनको मिलाते हैं। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन वही रहेगा कि आप उनके साथ बातचीत करें, ना कि एरोगेंट तरीके से, मेक देम स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंटल मिसमैच है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मिसमैच है, ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस कीजिए, क्रिएट अ कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग देम स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स विल ऑटोमेटिकली गेट अटेन्युएटेड। दिस इज माय व्यू। जी, जनरल शर्मा, आपने इंडिया की जो पोजीशन है इंडिपेंडेंटली आप जिस तरह से देखते हैं वो बताएं। इसी से जुड़ा एक सवाल और ले लें, पॉइंटेड क्वेश्चन ले लें। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जब बलूचिस्तान के अंदर हुए जितने भी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वो एक खास टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फितना अल हिंदुस्तान, और वो पूरा का पूरा जो दारोमदार है हिंदुस्तान के ऊपर डाल देते हैं, बाईपासिंग ऑल द इंटरनल इश्यूज। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया वो मुल्क है जो कि बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट को फ्यूल कर रहा है, जबकि इंडियन ह्यूमन राइट्स की जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो इंडियन ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं और इंटरनेशनली जाके कहते हैं जी बलूचिस्तान के अंदर देखें एक एक तरह की एक ह्यूमन राइट्स का इशू है वहां पे। तो अपने अपनी जो इंडिया की पोजीशन है उसको इंटरनल जो उनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप कैसे डिफेंड करते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि ये एक बायलैटरल गेम या काउंटर नैरेटिव है और उसी की हद तक ही रहना चाहिए? देखिए, इट्स अ नैरेटिव गेम बेसिकली, क्योंकि हम्म। जो भी इंटेलिजेंस डोजियर पाकिस्तान ने बनाया या कुलभूषण खरबंदा का केस उन्होंने 2016 से किया, कुलभूषण यादव इंटरनेशनली या तो एक्टर है। कुलभूषण यादव तो एक्टर है आप सर, वो तो एक्टर है। ये इस आप इसमें देखें कि जो यूएन में भी उसका कोई ये रेजोल्यूशन उसके ऊपर नहीं पास हुआ, किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने उसको इतना कोई ज्यादा वेटेज नहीं दिया, ठीक है। सो लेकिन डिप्लोमेटिकली एक नैरेटिव है, इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो कश्मीर की जो उनके ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो इसको नैरेटिव उसके अंदर लेके एक तरह से पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान ऑन ह्यूमन राइट्स एंड अदर थिंग्स। सो ये एक quid pro quo kind of a narrative game है, and I will leave it at that only. I think even Pakistan increases, आप कोई भी terms coin कीजिए, India can coin 101 terms against Pakistan and vice versa. And DGISPR की credibility क्या है, आप बताएं, उनकी क्या credibility in the eyes of international community, right? So I don't take it very seriously, but that, and I'm of the opinion कि if India at all hypothetically अगर कल को ऐसी कोई गेम खेलता भी है, it is going to be counterproductive in the long run for India, because वो वही वाली बात है कि आप स्नेक्स को अगर पैदा करें तो एक स्टेज आएगी कि वो आपको ही डसना शुरू कर देंगे। तो हमारे में मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई कैपेसिटी भी है। यस, नैरेटिव लेवल पे एक रेटरिक है, उसको उसी नजरिए से मैं देखता हूं, और कोई इंडिया जरूरत भी नहीं महसूस करता कि अपने आप को डिफेंड करे किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर।
जी, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है, ये कोई आज का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। जब हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट थी, तब भी पाकिस्तान खुश नहीं था। उसके बाद जो है अशरफ गनी की हुकूमत आई, तब भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी अफ़गानिस्तान से इनको हिमायत मिलती है, वहाँ से ये आते हैं। अब तो जो हुकूमत है तालिबान, वो तो पाकिस्तान के बड़े चहेते थे, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि जी इन्होंने तो जो है ये मुल्क में आज़ादी लेकर आए हैं और गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की मैं मुबारकबाद देता हूँ अफ़गान अवाम को। वो बात और है कि वो पूरा का पूरा नैरेटिव जो था वो बैकफ़ायर हो गया आज। तो फिर भी मैं तो जो अब सवाल तो उठता ही है जनरल साहब, और मैं चाहूँगा कि ये सवाल मैं आप तीनों से पूछूँ कि जो अफ़गानिस्तान का फैक्टर है वहाँ पे बलूचिस्तान में, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तेज़ी से बदलते हुए रिश्ते और बलूचिस्तान के मसले के दरमियान कोई कोरिलेशन देखते हैं? जनरल शर्मा, आपसे सवाल है और यही सवाल मेरा बाकी 2 पैनलिस्ट से भी होगा बाद में। सी देखिए, फैक्टर तो वेरी मच देयर है, क्योंकि आप देखें अगर दुरन लाइन के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो अटैक कर रहा है, इवन इंक्लूड यूजिंग ऑफ आर्टिलरी एंड एयरक्राफ्ट इनसाइड इनसाइड अफगान टेरिटरी, और वो आपके सेनेट में भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो एक फैक्टर तो है ही, अफगान फैक्टर है। अब अफगान फैक्टर जो, जहां तक मैं अफगानिस्तान कई बार विजिट कर चुका हूं और वहां के लोगों से भी बात की है, एक तरह से जो हक्कानी नेटवर्क वगैरह जो पहले उनकी एक मजबूरी थी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहे हैं, अब वो उतनी उनकी मजबूरी नहीं है। ठीक है, जो पश्तून सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पश्तून सेंटिमेंट है क्रॉस दुरंद लाइन। दुरंद लाइन इज अ वेरी वेरी इमोटिव इशू। इवन ड्यूरिंग व्हेन मुल्ला उमर वाज इन पावर, तो पाकिस्तान के जो हाँ तब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला अब तो इसको रिजॉल्व कीजिए, तो उन्होंने बोला ये रिजॉल्व नहीं है, ये एक कौम का मसला है, जब तक लोया जिरगा इसके ऊपर नहीं बैठेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या है, यूनिलेटरली बॉर्डर को फेंस करना शुरू कर दिया, उसको वहां की सर्वेलेंस ये वो शुरू कर दी, तो हकानी नेटवर्क ये सब मिलके उसके अगेंस्ट है। दूसरी एक जो शिकायत है अफगानिस्तान में बहुत बड़ी, इवन जब वह तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान, तो तब वो बोलते थे कि जी हमारी फैमिली जो जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको ये कोर्स करते हैं, उनको ये ब्लैकमेल करते हैं कि आप लड़ते रहो, नहीं तो हम आपकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक ग्रज फैक्टर वो भी उनके अंदर है। तीसरी चीज है, अब इंडिया की जो गुडविल है अफगानिस्तान में वो अक्रॉस एथनिसिटीज है, क्योंकि हमने $4 बिलियन लगाए और हम सिक्योरिटी इसमें नहीं फंसे। वहां पे हमने जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स वहां पे किए, तो वो एक अब आपको लो हैंगिंग फ्रूट इंडिया को मिला है, एंड थोड़ा सा एक रियलिज्म इंडिया के अंदर आया है कि यार गुड बैड अगली तालिबान से तो बात करनी पड़ेगी। और तालिबान के लिए बिकॉज ऑफ पाकिस्तान यू नो द स्ट्रेन्ड रिलेशन, वो भी सोचते हैं कि दे हैव टू रीच आउट टू इंडिया। सो इट इज, अभी भी कोई इंडिया की वहां पे एंट्री होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, एक्सेप्ट मे बी वी विल अडॉप्ट सम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। बट अगर इंडिया, आप ये सोचते हैं कि उसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर बना के पाकिस्तान के ऊपर एक थर्ड फ्रंट पोज करेगा, तो आई थिंक वी आर ओवरस्टेटिंग द केस। यस, our relations with improved ठीक। relations with Taliban will create pressure for Pakistan, because जो उनकी नोशन थी अफगानिस्तान को लेके उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ये फैक्टर तो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो कनेक्टिविटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, खैबर पास या आपका जो चामन बॉर्डर है उसकी तरह से। अब ये जो तीसरा फैक्टर है, चाबहार, यू नो, जरांज, देलाराम इनटू अफगानिस्तान, अगर ये ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो उसमें क्या है, एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, जिससे पाकिस्तान विल फील साइडलाइंड, एंड दिस हैज ह्यूज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। पॉजिटिव साइड पे क्या है, जैसे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में तब वो अपने पहले वाले चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने एक फैक्टर लाया था, और आपका जो नेशनल सिक्योरिटी
पॉलिसी डॉक्यूमेंट पेपर बना था, उसमें जियो इकोनॉमिक्स की बात की थी। अगर हम जियो इकोनॉमिक्स को एज अ सेंट्रल पॉइंट लेके चलें and we start collaborating on Afghanistan, then it is a win-win situation both for everyone, for Afghans, for India, for Pakistan, and we become a common zone of economic prosperity. लेकिन उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थ्रू कंक्रीट एक्शन करने की जरूरत है। जी, शुक्रिया। एम्बेसडर इमरान अली, क्विकली आप कैसे देखते हैं? जनरल शर्मा ने बातें की हैं, आप चाहें तो उसमें कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज़। और अफ़गानिस्तान इंडिया का जो फैक्टर है और तेज़ी से जो हमारे रिश्ते बदले हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? वो कितना बड़ा फैक्टर है बलूचिस्तान के अंदर? 2-3 चीज़ें, मेरा ख़्याल है सबसे पहला तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि बलूचिस्तान उसका अपना मसला है और उसको सबसे पहले जो भी है जो भी स्टेप्स उठाने चाहिए, उसको एक पाकिस्तानी मसला समझ के पहले पहले इसको उठाना चाहिए। दूसरा ये कि Jan Sahab, it's not a commentary on you, but a commentary on General Bajwa and certain other people. ये जो टर्म्स होती हैं ना, ये जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, एंड यू कैन कॉबल टुगेदर 1000 अदर टर्म्स, इन सब की बातें बहुत होती हैं। जब ये सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स थोड़ी आज़ाद हुई थी, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक कर्स है और it's an unmitigated curse. So the Pakistani state has to deal with it and we will deal with it. But it's a curse. ये कोई बहुत बड़ी opportunity नहीं है। अफगानिस्तान 1979 कितने साल हो गए? 21 और 26, 47 years. 47 years से अफगानिस्तान एक element of instability है। और अब तो सही है आपकी बात कि इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात हो गए, ठीक हो गया, लेकिन दिस इज एन इशू विच हैज टू बी सॉल्व्ड इंटरनली बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक बात पे कमेंट नहीं किया था, वसीम ने एक बात की थी कि जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन लीडर्स मौजूद हैं बलूचिस्तान में, जनरल मालिक हैं, बाकी लोग जनरल मालिक कह रहा हूँ, डॉक्टर मालिक हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो बलूचों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अनरिप्रेजेंटेटिव लोग हमेशा एलिनेशन कॉज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, मैं अब ब्रेड्थ पे थोड़ा जा रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये सोचना चाहिए, लेकिन वो उसी वक्त सोचेंगे जब दूसरा ये सोचेगा। इस वक्त तो हम एक वॉक में है ना, बिकॉज वी फील दैट देयर इज नो टॉकिंग टू ईच अदर, वी बोथ आर नॉट, I don't think even if there is a way to be more warm towards each other, I think all ways have been closed. अगर ये दोनों स्टेट्स को ये पता चले कि जो वो एक्सटर्नल इंडिया अपने आप को एक इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, पावरफुल कंट्री विद ट्रेडिशंस, लेकिन इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि इन द लास्ट ईयर India has also been seeking and it's still seeking some solutions outside. As a larger state, अगर वो पाकिस्तान को एम्ब्रेस करे और पाकिस्तान भी इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करे, अगर इंडिया की जेन्युइन फियर्स हैं कि पाकिस्तान वहाँ इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान शुड कम फॉरवर्ड and address those fears. But that can only be addressed if there is some easing in Kashmir. क्योंकि एक फंडामेंटल इशू है, इंडिया कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है, पाकिस्तान कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझता है। आई डोंट नो अदर देन मुशर्रफ फार्मूला, वो ये था कि एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को इनसिग्निफिकेंट कर दे। हर चीज पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से राइज होती है। तो आप ये ये समझते हैं दोनों बलूचिस्तान का मसला भी जो है वो कश्मीर का जो इशू है उसके साथ में नथी किया हुआ है, जी, दोनों रियासतों ने? डोवल हैज सेड सो 1000 टाइम्स कि वी विल, हम के का जवाब इधर देंगे। दिस इज
मे बी दिस गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी, आई एम प्रिटी श्योर उससे पहले नहीं थी। मैं उन लोगों में से हूँ जो वेल जनरल मुशर्रफ को, वाजपेयी सॉरी साहब, टू इंटरप्ट सर, आई एम अ होस्ट, मुझे ज़्यादा कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, मगर जनरल मुशर्रफ को किसने कहा ये स्टेटमेंट इश्यू करने के लिए कि हम तुम्हें यहाँ से हिट करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ आके लगी है? गलत किया, तो ये गलत हाई किया। हैंडेड आपकी अपनी अप्रोच है। अभी और जनरल उस साहब टाइम ने इश्यू था कहा भी नहीं इंसर्जेंसी का कोई। हुँ? एरोगेंस, अभी कहा जनरल साहब ने, आई एग्री। हाँ। आपकी स्टेट की एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, वो एरोगेंस थी। भुक्ति साहब भी वाज प्लेइंग ट्रूआंट आल्सो, वो भी बार बार चैलेंज कर रहे थे, बार बार चैलेंज कर रहे थे। एंड आई थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज रॉन्ग इन डूइंग सो। ये भुक्ति साहब का कहने की बात यह है कि आप अगर क्रिकेट पे प्रोग्राम कर लें, आप अगर बलूचिस्तान पे कर लें, आप कश्मीर पे कर लें, आप किसी चीज़ पे भी कर लें, उसका जो सेंटर पीस है, बलूचिस्तान का इतना शायद ना हो, उसका सेंटर पीस है पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है। 34-35% अटैक बलूचिस्तान में मई के बाद बढ़ गए हैं। सो दैट्स व्हाई द स्टेट थिंग्स। मैं शायद ये ओके। कहना चाहता हूँ कि गुड पीपल, लास्ट लाइन, इन इंडिया एंड पाकिस्तान should sit together. अगर if India and Pakistan have a modus vivendi, अफगानिस्तान पे भी वो फिर दोनों बात कर लेंगे और जी, उस किसी पर को आता हूँ मैं। एक्सक्लूड करेंगे। हाँ, आई विल कम टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे बात करेंगे क्विकली। वसीम अल्ताफ साहब, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कितना बड़ा फैक्टर हैं बलूचिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें? मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। यहाँ तक तो है कि जो कुछ बलोच इंसर्जेंट्स हैं उनकी कुछ ये है कि वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, वहाँ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ से वो अटैक लॉन्च करते हैं। लेकिन इंडिया जो है उसकी जो बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, उसके हवाले से अगर हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो हमें उसे यूएन में लेके जाना चाहिए, हमें दुनिया को दिखाना चाहिए। महज़ कहने से कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है हर जगह पे, कश्मीर में भी उसकी यानी हमारे इधर केपी में भी हम उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर बलूचिस्तान में कर देते हैं, फिर हर जगह पे हम इंडियन इन्वॉल्वमेंट, बांग्लादेश में भी हम यही कहते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने जो कमज़ोरियां हैं, अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। और हर चीज़ को ये नहीं कहना चाहिए जी कि ये अफ़गानिस्तान करवा रहा है, ये इंडिया करवा रहा है, ये चीन करवा रहा है, ये अमेरिका करवा रहा है। ये हमारा एक नेशनल नैरेटिव बन चुका है। मेरा ख़्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ोकस हम अपने इंटरनल इश्यूज़ पे करें। जब तक मुल्क के अंदर कमज़ोरियाँ नहीं होती, ख़ामियाँ नहीं होती, कोई दूसरा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई इंडियन इन्वॉल्वमेंट मौजूद है वहाँ पे। ये इंडिजिनस इशू है और इंडिजिनस इसकी रूट्स हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा आप सॉल्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे कि मैं आऊँगा उसके ऊपर। जी, जी, आई विल कम टू दैट। सो आखिर में एक बात करते एक हैं एक इस चीज मैं मसले कहना की चाहता था, जो ये मैं क्या इसमें मैं जी, एक सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू ऐड, यू नो, लिटिल बिट, मैं एक अगर एक अलार्मिस्ट सिनारियो लूं। देखें, अभी जो रिसेंट अटैक हुए, अगर जो हमें थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि तहरीक तालिबान अब पाकिस्तान और बलोच जो लिबरेशन आर्मी है उनके बीच में आपस में कुछ कोलाबोरेशन है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो तहरीक तालिबान अब पाकिस्तान के पास वेपनरी थी जो अमेरिकन पीछे छोड़ गए, मेरे ख्याल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसकी कुछ वेपनरी जो है ये शायद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास भी आ रही है। अभी तो ये अटैक सेग्रीगेटेड हो रहे हैं, केपी के में अलहदा होते हैं, फिर यहाँ बलोचिस्तान में होते हैं। कल को खुदा न खास्ता अगर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होते हैं या स्टैगर्ड अटैक होते हैं कि केपीके में भी ऐसे अटैक हो जाएं, यहां भी हो जाएं, एक आध पंजाब के अंदर अटैक हो जाए, तो इमेजिन आई मीन कितना बड़ा रिस्क है। सो देयरफॉर आई थिंक पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये पूरी प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली देखना चाहिए, राइट? इट्स अ ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इट नॉट द थ्रेट फ्रॉम दिस थिंग। और मुझे लगता है जहां तक कि तालिबान के पास भी
Today it has become an instrument to extract concessions from Pakistan, Tehrik-e-Taliban of Pakistan. वो क्यों उनको सेंचुरी दे रहे हैं? क्यों? वो दुरंग लाइन पे उनको फोर्स बाय फोर्स मैच नहीं कर सकते। तो एक एक असिमेट्रिक एक्टर को क्रिएट करो विच कैन पुट पाकिस्तान स्टेट ऑन टेंटर हुक्स। सो इसलिए it is for Pakistani establishment even to get into a very serious dialogue with Taliban, उनको एक इक्वल एक्टर लेके, ना कि फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एरोगेंस की हम जिस तरीके से आपको डील करना चाहें। तो इट्स अ प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एज एम्बेसडर साहब वेरी राइटली सेड, ये पाकिस्तान की प्रीडोमिनेंटली इंटरनल प्रॉब्लम्स है और इनको इंटरनली उनको इससे डील करना चाहिए, ना कि टू मच ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन। ट्रू, ट्रू। जनरल शर्मा, हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। आप इंडियन आर्मी में भी आपने सर्व किया, उसके बाद में जो मिलिट्री थिंक टैंक है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उसके भी आप डायरेक्टर जनरल रहे। तो मैं चाहता हूँ कि लेट दिस कम फ्रॉम यू नाउ एज़ एन इंडिपेंडेंट थिंकर एनालिस्ट, कि आप क्या कहेंगे ब्लेम गेम से हटकर, आपके नज़दीक वो ऐसे कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, फिर वो चाहे सियासी हों, इकोनॉमिक हों या सिक्योरिटी लेवल पर हों, जो अगले 5 सालों में बलूचिस्तान के अंदर हो रही जो टेंशन्स हैं, उनको मीनिंगफुली रिड्यूस कर सकें। तो आपको कोई मशवरा देना हो पाकिस्तान को, वहाँ की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, तो आप क्या देंगे? देखिए, जो बलूचिस्तान है वो एक सिम्टम है एक बहुत बड़ी डिजीज का, ठीक है। वो ऑफशूट है, उसको हम सेंटर में लेके बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम जो है कि इस वक्त हम लोग क्या है, ये जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हमारे हैं, इनको एक पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट कर लिया, दिस स्ट्रेन्ड रिलेशंस। सो इसको डीहाइफनेट करना चाहिए। डोंट लुक इट फ्रॉम political, brownie points, a political advantage you can extract, but look at it for the overall regional stability and security perspective से देखना चाहिए। उसके लिए अगर हम एलओसी के ऊपर जब हमने सीज फायर की और वो सीज फायर अभी भी बरकरार है, इतनी सिंदूर के बावजूद भी सिंदूर के बाद क्यों नहीं हुआ, तो एक बैक चैनल पे टॉक्स हुई थी और मेरे ख्याल में कि टाइम है कि हम ज्यादा हाइप ना क्रिएट करें रिलेशन में। आउटवर्डली अपने जो मीडिया नैरेटिव्स को थोड़ा टोन डाउन करें और अपना बैक चैनल डिप्लोमेसी पे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर बात करें। फिर छोटे छोटे विजिबल डिलीवरेबल्स हम दिखा दें उनको, इन रियल सेंस एक ट्रस्ट थोड़ा बने, बातचीत हो। और पर्टिकुलरली इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खासकर पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर उन टॉक्स में शामिल है और वो इसकी ओनरशिप ले, तो मुझे लगता है कि आगे रास्ता खुलेगा। और रास्ते में क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट सबसे पहले है कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको रिस्टोर कीजिए। भाई, जब आपके सफीर ही नहीं है एक दूसरे के कंट्री में, अभी भी वेरी रिसेंटली सो मेनी पीपल वर चक्ड आउट, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को करें। और जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से कुछ आपके जो मेडिकल वीजाज हैं या कुछ फैमिली टू फैमिली कनेक्शंस हैं या कुछ कल को खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर हो जाता है, उस लकोस्टा की एक प्रॉब्लम्स है, वो जो फसल को तबाह करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों पे हम कुछ विजिबली कुछ स्टेप्स करें, एक माहौल बनाए, उसके ऊपर लेट्स गो फॉर द बिग टिकट डिस्कशंस और हाइप ना करें और ये जो मीडिया नैरेटिव को थोड़ा टोन डाउन करें। वेरी वेल पुट। वसीम अल्ताफ साहब, आपके पार्टिंग कमेंट्स जी, क्या किया जाए पाकिस्तान की रियासत को? पाकिस्तान की रियासत को सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं बलूचिस्तान में, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा, जो लोकल लेवल की लीडरशिप है उसको एम्पावर किया जाए और वही एक लेजिटिमेट लीडरशिप है, और जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एम्पावर किया जाए। और तीसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट को वहाँ पे मजबूत किया जाए, और जो रेवेन्यू में ट्रांसपेरेंसी है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको एनहांस किया जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंसेस हैं उनके। उसके बाद जो यूथ है बलूचिस्तान की, उनको मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए जाएं। वो यूनिवर्सिटीज़ में कोटास के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से उनको
एम्पावर किया जाए, जो यूथ है बलूचिस्तान की, ये बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी एक डोमिनेंस की पॉलिसी है, उसको लेजिटिमाइज, यानी लेजिटिमेसी आप एस्टैब्लिश करें, आप डोमिनेंस एस्टैब्लिश ना करें, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर पॉलिटिकल, एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ की लीडरशिप के साथ, लोगों के साथ। और जहाँ तक इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनको भी बेहतर बनाना चाहिए। जो अगर आपका जो ग्रीवेंस है, आपने एम्बेसडर अजय बसारिया को निकाला था, इंडिया ने तो आपके एम्बेसडर को नहीं निकाला था। ट्रेड जो हो रही थी वो तो आपने बंद की, इंडिया ने तो बंद नहीं की थी। वो आपने इंडियन फिल्में बैन की यहाँ पे। यार ये क्या मतलब जरूरत थी? आपको रेवेन्यू आ रहा था उनसे, आप इंडियन फिल्में शुरू कर दें यहाँ पे। आप यहाँ पे उनके फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर लें। आप वीजा रिजीम जो पहले चल रही थी उसको रिस्टोर कर दें। आप अफगानिस्तान के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू करें। आप अफगानिस्तान में उनके साथ बैठें, जाके बात करें आप उनसे। आपने डेडलॉक हर जगह पे किया हुआ, और फिर आप कहते हैं मसले हल नहीं हो रहे, और हर चीज या फितना खवारिज है या फितना हिंद है। यार ये क्या बात हुई? ये किस किस्म की बेहुदा टर्मिनोलॉजी आपने इन्वेंट की है यार? इस किस्म की टर्मिनोलॉजी से तो मसले हल नहीं होंगे। एक एफए पास जो है वो खड़ा होके आपके सारे मसाइल बता रहा होता है, और आपके यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं जी एसएचओ की मार है। यार व्हाट इज दिस? उस दिन एसएचओ, जिस दिन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, वो छुट्टी पे गया हुआ था। मेरा ख्याल है छुट्टी पे गया हुआ था वो। व्हाट इज दिस? ट्रू। तो यार इन चीजों को छोड़ें और आगे चलें। और उसके बाद फिर जो है वो आप अपनी जो पूरी बलूचिस्तान के हवाले से जो भी आपकी पॉलिसी है उसको आप रीसेट करें। अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है रीसेट करें। इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी है रीसेट करें। अपने आप अपने अंदर देखें, आप जो कुछ कर सकते हैं वो करें। से मसाइल हल होंगे। और आप अगर अपने अ, हमसाया ममालिक से अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो उसमें आपका शायद का फायदा है, मसला है। जी। और उससे आप एक खुशहाली और बेहतरी के रास्ते पे चल सकेंगे। जी, बहुत-बहुत जी अरविंद। शुक्रिया आपका। एम्बेसडर इमरान अली साहब, आपके पार्टिंग थॉट्स हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए बलूचिस्तान के मसले को एड्रेस करने के लिए अगले 5 सालों में? देखें देखें स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी हैं। मारंग पाकिस्तान की दी हुई स्कॉलरशिप पे पड़ी है। अफ़गानिस्तान के साथ आपने बड़ी इंटेंस टॉक्स की हैं, गलतियाँ भी की हैं। मेरा ख़्याल है अगेन द वर्ड एरोगेंस इज़ वैलिड। आपका एक जुडिशल कमीशन है जो डिसअपीयरेंसेस पे काम करता है, लेकिन शायद वो उतना फंक्शनल नहीं है। माय पार्टिंग थॉट इज़ कि आप मियाँ नवाज शरीफ, जिनकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी है बलूचिस्तान में, डॉक्टर मालिक और ऐसे लोगों की 5-6 लोगों की एक कमेटी बनाएं जिनको बलूचिस्तान के यूथ, जिसमें शायद मेंगल साहब को भी होना चाहिए, जिस पे बलूचिस्तान के यूथ को फेथ हो, और आप उनको कहें कि वो बलूचिस्तान जाएं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उनसे बात करें पहले कि आओ बताओ बच्चों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। उनसे बात करें पहले जाके, उनसे उनको गले लगाएं, और उसके बाद वहाँ से चलें। बाकी जो इतना वाइड सब्जेक्ट है ये रीजन का, कि मेरे पास थॉट्स होंगे, मैं कुछ काउंटर भी करना। ये जन साहब, जो जब भी आप हेल्प करते हैं ना किसी की, आपको कंटिगुअस बॉर्डर नहीं शायद चाहिए होता। आप मनी से भी हेल्प कर सकते हैं दूसरे मुल्क में लोगों की, और बाकी चीज़ों की भी। एक और थॉट है मेरे पास, लेकिन वो वाइडर इंडिया पाकिस्तान का है, वो शायद उसका टाइम नहीं है। तो बलूचिस्तान के मामले पे आपको उन लोगों की, एक स्टेट्समैन की एक कमेटी बनानी चाहिए जो जाए बलूचिस्तान में सबसे पहले, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास आए, और वो कमेटी फिर इट शुड हैव द पावर to propose changes in our policy in Balochistan, and then we should stick to it.
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो आप तीनों की जो गुफ्तगू है, उसका जो निचोड़ है, मैं ये निकालता हूँ कि जो बलूचिस्तान का मसला है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटाइज़ कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ट्रू। पाकिस्तान की अफ़वाज की तरफ से। तो उसको डीसिक्योरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। लोगों को उनके सियासी और मुआशी हुकूक हैं, वो देने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम देख पाएँगे कि आने वाले वक़्त में धीरे-धीरे शायद बलूचिस्तान का जो इश्यू है, उसको हुकूमत पाकिस्तान सही मायनों में हल कर पाएगी। दोस्तों, आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारी दुनिया। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हमारे तमाम पैनलिस्ट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। इनसे फिर बात होगी।